दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 फरवरी, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में दिन भर की खबर में क्या होने वाला है आपको छोटी सी झलक हेडलाइन के माध्यम से बता रहे हैं। तो बात करते हैं कि मुस्लिमों से छीना जाए वोटिंग का अधिकार, बीजेपी विधायक ने की मांग। यूक्रेन में फंसे बिहारी विद्यार्थी परिजन परेशान, वापस लाने की चिंता में सरकार। खगड़िया में हुआ बम ब्लास्ट, 3 की हालात नाजुक, अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। रूस यूक्रेन युद्ध से महंगाई बढ़ेगी बेशुमार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को मजबूर होगी सरकार। बिहार एसटीटी पास सभी विद्यार्थी होंगे नियुक्ति के पात्र, बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। पटना में 200 से अधिक कौओं की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका। यूक्रेन में रहने वाले बिहारी छात्र वीडियो कॉल करके परिजनों को बता रहे हैं हालात, सुना रहे हैं बम के धमाकों की आवाज। बेटा यूक्रेन में फंसा, युद्ध की खबर सुनकर के मां को आया हार्ट अटैक और हो गई मौत। एआईएमआईएम की मांग, मुस्लिमों को मिले 17% आरक्षण, बीजेपी ने कहा मुस्लिमों का छीना जाए वोट का अधिकार। शराब के नशे में नंगा घूमते पाए गए जेडीयू नेता, शराबबंदी की जमकर उड़ाई धज्जियां। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से कि बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर के बेतुका और विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार को मुसलमानों से उनके वोट करने का हक वापस ले लेना चाहिए, यानी कि वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए मुस्लिमों से। जी हां, हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि 1947 में धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था, तब मुसलमानों को उनका देश मिल गया था और उन्हें वहां चला जाना चाहिए था। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि कुछ मुस्लिम बंटवारे के बाद नहीं गए, ऐसे में सरकार से मांग करता हूं कि उनके वोटिंग का अधिकार वापस ले लेना चाहिए। मुस्लिम दूसरे स्तर के नागरिक बनकर भारत में रह सकते हैं। दरअसल हरिभूषण ठाकुर ने एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान के बयान पर पलटवार करते हुए ये बातें कही है। अख्तरुल ईमान ने मांग की थी कि देश में मुस्लिम आबादी को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार दिया जाना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता ने कहा है कि मुस्लिम भारत में आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं, उनका भारत को इस्लामिक देश बनाने का एजेंडा है। हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों के देश में अल्पसंख्यक होने की बात से इनकार किया है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि संविधान में अल्पसंख्यक जैसा कोई भी शब्द नहीं है, संविधान में हम भारत के लोग का उल्लेख किया गया है। आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान ने कहा था कि 25 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उस दौरान उनकी पार्टी का कोई भी विधायक वंदे मातरम का गान नहीं करेगा। दरअसल परंपरा के मुताबिक बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन से होती है और सत्र का समापन वंदे मातरम से होता है। इसी को लेकर के इतना विवाद पैदा हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अब किसानों को घर बैठे ही उन्नत किस्म की फसल लगाने और फिर कम लागत से अधिक मुनाफा कमाने का टिप्स प्रत्येक फसल लगाने के पहले दिया जाएगा, ताकि किसान अपने खेतों में मौसम और मिट्टी के अनुरूप फसल लगा करके अधिक मुनाफा कमा सके। ये बातें पूर्णिया लाइन बाजार पंचायत में किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनय कुमार सरस ने किसानों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को तभी लाभ मिल सकेगा जब वे मौसम के अनुरूप खेतों में बीज डालेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों की टीम ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को खेतों में जलाए जा रहे अवशिष्ट पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। कलाकारों ने जैविक खेती पर विशेष प्रकाश डाला, साथ ही मशरूम की खेती, पपीता, स्ट्रॉबेरी और सेब की खेती करने के विशेष बल दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि रूस के साथ शुरू हुआ युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां बिहार के कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं। यूक्रेन में गोपालगंज, गया, पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के कई छात्र छात्राएं शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के 10 से ज्यादा स्टूडेंट और सीवान के 3 से ज्यादा छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार भागलपुर के भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। यूक्रेन में भारत दूतावास के पास बिहार के कई मेडिकल स्टूडेंट को रखा गया है जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में गए छात्र वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट को लेकर के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट को देखते हुए बिहार सरकार वहां रह रहे अपने सभी निवासियों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी प्रयास सफल नहीं हो पा रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि खगड़िया में बम फटने से 12 लोग जख्मी हो गए हैं, जहां इनमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में स्थित बखरी बस स्टैंड के पास हुआ है। दरअसल कूड़ा करकट चुनने वाले लोग रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी नुमा घर बना करके रहते हैं, जहां इन्हीं घरों के कुछ बच्चे कूड़ा बीनने के दौरान एक प्लास्टिक का थैला घर ले आए, जहां इस थैले में बम जैसी कुछ चीजें थी। जहां एक बच्चे ने इस थैले में से एक बम उठाया और रेलवे लाइन पर पटक दिया। इस बम का धमाका इतना तेज हुआ कि घर में रखा थैला गिर गया, जहां और उसमें रखा बम फट गए। खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष के साथ साथ खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार भी घटनास्थल पर पूरे दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन की। डीएम आलोक रंजन घोष का कहना है कि इस हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम्न हवा के प्रभाव से बिहार के मौसम में करवट ली है। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में दोपहर बाद बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबूंदी हुई, जब कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। खास करके सीमांचल इलाकों में ओला भी गिरे। शुक्रवार को पटना के कई इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी हुई, जैसे साथ ही रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, मुंगेर जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हुई और ओला गिरे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में एसटीटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार हो रहे बवाल को देखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार एसटीटी पास सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र होंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि एसटीटी 2019 पास अभ्यर्थियों को अनावश्यक भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में उनका नाम हो या ना हो, दोनों ही तरीके के अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति के पात्र होंगे। मंत्री ने कहा है कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ पास और फेल होता है, जहां उसकी मेगा सूची नहीं होती है। मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति के लिए जो आवेदन लिए जाते हैं उनका बनता है, इसलिए अभ्यर्थियों को अनावश्यक भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में जब 7वें चरण के टीचर भर्ती शुरू होगी तो एसटीटी 2019 में पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अभी 6ठे चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 200 से अधिक कौवों की अचानक मौत से हरकंप मच गया है तथा पशुपालन विभाग को बर्ड फ्लू की आशंका नजर आ रही है। इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार गुरुवार को पटना के नवतपुर प्रखंड के एक गाँव में अचानक से लगभग 200 कौवों की मौत हुई। मौत की खबर के बाद मेडिकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इसकी जाँच शुरू कर दी है, ताकि मौत के कारण का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में कौवों की मौत से इलाकों में हरकंप मच गया है। वहीं मेडिकल की टीम बर्ड फ्लू की आशंका जता रही है। हालांकि अभी तक इसकी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी स्थिति साफ हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच बिहार के कई छात्र वहां अभी भी फंसे हुए हैं। अच्छा, कोई फोन से अपने परिजनों को पल पल की जानकारी दे रहा है तो फिर कोई घर आने की गुहार लगा रहे हैं। जब समस्तीपुर के रहने वाले एक छात्र ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन में इंडियन एसएमबी में कोई फोन उठाने वाला तक नहीं है, क्योंकि कई बार कॉल करने के बाद भी किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब वहीं कटिहार के रहने वाले अंकित की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वहां फंसे उनके बेटे को किसी तरीके से भारत लाया जाए। बिहार के कटिहार के रहने वाले अंकित ने जब यूक्रेन से तस्वीर भेजी तो उसकी मां के आंसू छलक पड़े। जहां अंकित ने यूक्रेन का वीडियो बना करके भी भेजा है और बताया है कि वहां अभी कैसी स्थिति है। अंकित ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय वहां से निकलना चाहते थे, पर फ्लाइट के टिकट के दाम में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि हम मुश्किल में फंस गए हैं। जहां अंकित कटिहार के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला है। मां ने रोते हुए बताया है कि उनका बेटा यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गया है। वहां की स्थिति को लेकर के फोन पर बातचीत हो रही है। जहां उसने बताया है कि वहां युद्ध शुरू हो गया है, घर आने के रास्ते बंद हो गए हैं। अंकित की मां ने रो रो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवनगर मालीगढ़ निवासी राम नरेश शाह के पुत्र राकेश कुमार भी यूक्रेन में फंसे हैं। 25 फरवरी को उनकी फ्लाइट थी, लेकिन युद्ध जारी होने के बाद सभी फ्लाइट रद्द कर दिए गए हैं। जहां समस्तीपुर के गौरव यूक्रेन के विनियत्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट है। उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों की आज फ्लाइट थी वह कैंसिल कर दी गई है। यहाँ हर जगह डर का माहौल हो गया है। छात्र ने नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा है कि हम बिहार से हैं और सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाते हैं कि हमें यहाँ बुलाया जाए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लाल पानी के तस्कर होली की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को 6 साल पूरे होने को आए हैं। बिहार के पूरा पुलिस कुनबा अवैध शराब के कारोबार को रोकने में लग गया है। जहां एक और दियारा क्षेत्र में छुप छुप करके शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए देसी ड्रोन की मदद से ली जा रही है, तो फिर वहीं अब बिहार मद्य निषेध की टीम को चॉपर मुहैया कराया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर, जो अवैध शराब पर काल बनकर टूट रहा है। लेकिन इसके बाद शराब तस्कर ऐसी ऐसी जगह पर शराब छिपा करके अपना धंधा कर रहे हैं जहां ड्रोन की नजर भी पहुंचना मुश्किल है। ताजा मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के भिखाचक इलाके का है। यहां गुरुवार की रात सड़क किनारे खड़ी एक लावारिस बस का है, जिसकी सूचना पर गर्दनीबाग की पुलिस ने जांच की। बस के अंदर बारीकी से जांच में दोनों तरफ के सीट के बीच बने आने जाने वाले जगह पर तहखाना बना करके 94 कार्टून पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब को छिपा करके रखा गया था। जब पूरी बस के सीटों और फिर तहखानों के बीच सिर्फ एक स्टील की चादर लगी हुई है। इस तहखाने को इस बारीकी से तैयार किया गया था कि सीट पर बैठने वाले को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उनके पैरों के नीचे शराब की खेप रखी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में जमीन से जुड़े मसले और विवाद ने लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। जहाँ इसको देखते हुए बिहार सरकार तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अब जमीन का नक्शा हासिल करने में होने वाली परेशानी का अंत होने वाला है। बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे आप घर बैठे नक्शा हासिल कर सकेंगे। जहाँ इसके लिए मामूली शुल्क अदा करना होगा, किंतु कार्यालय के चक्कर और फिर कर्मचारियों के आगे पीछे करने की परेशानी से बच जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद लोगों का काफ़ी समय बच जाएगा। जहाँ कई तरह के विवादों से भी मुक्ति मिल जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार के गांवों, कस्बों और मौजाओं का राजस्व मानचित्र और लैंड मंगा जा सकता है। यह सेवा जल्द ही शुरू होगी। वहीं 534 राजस्व अभिलेखागार में 102 को आधुनिक करके डाटा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ 16 तरह के राजस्व दस्तावेज मामूली शुल्क देकर के आम लोगों को देने की योजना है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में सरकार की जमीन बचाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। जमीन माफिया पर नकेल कसा जा रहा है। वहीं जो पदाधिकारी या फिर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। खास महल की जमीन की समीक्षा की जा रही है। लीज या फिर आवंटन नियम संगत नहीं होने की स्थिति में इसे रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 10 मार्च तक भूमिहीन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। जमीन खरीद करके उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित भी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वहां पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्र दहशत में हैं। जो उनमें से अधिकतर ने भारत लौटने का फ्लाइट का टिकट लिया हुआ था, लेकिन गुरुवार को हमले के बाद भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जब बिहार के अलग अलग शहरों में रहने वाले इन छात्रों के परिजन उनकी सलामती को लेकर के चिंतित है। यूक्रेन में दागे जा रहे मिसाइल उनके दिलों के धड़कन बढ़ा रहे हैं। छात्र व्हाट्सएप कॉल से अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, लेकिन कई शहरों में संचार सेवा भी ठप हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू नेता खलील अहमद रिजवी की हत्या मामले में एआईएमआईएम के विधायक अख्तर ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का एजेंडा नहीं लागू होगा, लेकिन बिहार में बीजेपी का एजेंडा लागू हो रहा है। जेडीयू नेता खलील अहमद रिजवी की हत्या मामले में एआईएमआईएम के विधायक अख्तर ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि खलील अहमद की हत्या कर दी गई है। जहां उनके 3 बच्चे हैं, उनके लिए सरकार से आर्थिक मदद मिले। वही खलील रिजवी की पत्नी ने कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले और परिवार को बिहार सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा मिले। दोस्तों बात करते हैं कि कई सारे बैंकों में अकाउंट रखने वालों के लिए ये खबर खास हो सकती है। अगर आपने भी एक से ज़्यादा बैंकों में अपना खाता ओपन कर रखा है तो फिर फटाफट इसे बंद कर लें। जब कई सारे बैंक में खाता रखने वालों को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही आपको इस वजह से नुकसान भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट रखने से आपको कई तरह की फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ता है। जहाँ अगर आप एक्सपर्ट की राय लेंगे तो फिर एक्सपर्ट भी निवेश और ITR के लिए सिंगल अकाउंट रखने की सलाह देते हैं। आपको बता दूं कि कई सारे खाते ओपन रखने पर आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर खाता ओपन भी है तो फिर लगातार आपको ट्रांजैक्शन करते रहना चाहिए। अगर आप अपने खाते से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो फिर वह खाता इनएक्टिव हो जाएगा और बाद में खाता
अनऑपरेटिव में बदल जाएगा। अगर आपके भी कई सारे बैंकों में खाता है तो फिर आपको बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्ज का भी भुगतान करना होता है। ऐसा नहीं करने से आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसका सीधा असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है। एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट रखने पर आपको कई तरीके का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मेंटेनेंस चार्ज, सर्विस चार्ज, क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड चार्ज समेत कई चार्ज का पेमेंट करना होता है। ऐसे में आप अगर एक खाता खोलते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक बैंक को ही चार्ज देना पड़ेगा। फर्जी खाते से बचने के लिए आपको अपने फालतू सभी खातों को बंद कर देना चाहिए, जिससे आपको इन तमाम तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर के मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 10 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं और अप्रैल के पहले सप्ताह में किस्त आ सकती है। इससे पहले चेक कर लें कि क्या आपको ये किस्त मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। जब देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई थी। आपको बता दूं कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है, जब वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इस हिसाब से देखें तो अप्रैल की शुरुआत में किसानों के अकाउंट में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों के बाद भी बिहार सरकार ने कर राज्य वसूली के मामले में अपना लक्ष्य करीब पूरा कर लिया है। जब मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार सरकार ने 35,500 करोड़ रुपए के कुल कर राजस्व का लक्ष्य रखा था। इसमें वाणिज्य कर विभाग में 27,500 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया गया था, यानी कि कुल कर राजस्व संग्रहण का 65 से 70% लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग के जिम्मे रहा। जब विभाग ने इस दिशा में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करते हुए 22 फरवरी तक 24,712 करोड़ रुपए की संग्रहण का पूरा कर लिया है। विभाग ने इस दिशा में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करते हुए 22 फरवरी तक 24,712 करोड़ रुपए की संग्रह को पूरा कर लिया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार बचे हुए कर राजस्व संग्रह भी पूरा हो जाने की संभावना है। जहां उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2022-23 के पूर्व मौजूदा वित्तीय वर्ष का ये लक्षित कर राजस्व पूरा होने के करीब पहुंचना राजस्व की उन्नति का प्रतीक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथिलांचल के लोगों को बहुत जल्द नई राजधानी एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। इसमें कटिहार, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी के लोगों को सीधा फायदा होगा। खबर के अनुसार मुख्यालय और रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बिहार के कटिहार, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी की रास्ते चलेगी। अभी फिलहाल इस ट्रेन का परिचालन बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जा रही है। वहीं नए प्रस्ताव के अनुसार इस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार के रास्ते फारबिसगंज, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा होते हुए गोरखपुर के रास्ते नई दिल्ली तक चलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन कल विधायकों ने सदन के बाहर बिहार में लगातार हो रहे हिंसक घटनाओं, शताब्दी स्तंभ, अशोक चक्र को लगाने तथा बिहार को भाजपा कर्म करने से बचाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई विपक्षी विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों ने हाथों में फ्लैक्स पोस्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। उनके पोस्टरों पर नीतीश कुमार शर्म करो, बिहार का भाजपाकरण बंद करो, अशोक चक्र को बिहार के स्मृति स्तंभ में शामिल करो, खलील रिजवी के हथियारों को कड़ी सजा दो, विधानसभा पुस्तकालय में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगाओ, फातिमा शेख के नाम पर पुस्तकालय का नामांकन करो, आरएसएस के गुंडों के द्वारा खलील रिजवी की मॉब लिंचिंग बंद करो, गांधी जी की मूर्ति तोड़ने वाले आरएसएस पर कार्रवाई करो, जनादेश का अपमान नहीं सहेगा बिहार, भाजपा जदयू याद रखो, वोटों का अंतर केवल 12,000, हिजाब के नाम पर बेगूसराय में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न क्यों, जवाब दो, जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में भी पोषक फल ड्रैगन फ्रूट की खेती जोर पकड़ेगी। इस खास फल की खेती से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर देश में कम कीमत पर यह फल उपलब्ध हो सकेगा। जब फिलहाल इस खास फल की कीमत अपने देश में काफी अधिक है, जहाँ उपज बढ़ने पर यह आम लोगों की पहुंच में भी आएगा। गोपालगंज जिले के थावे में इसकी खेती की प्रायोगिक शुरुआत की जा रही है। गोपालगंज जिले में पहली बार थावे प्रखंड की बराड़ी जगदीश पंचायत में ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी, जहाँ इसके लिए ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दो कि यह फल अमेरिका सहित कई देशों में उपजाया जाता है। भारत में इसकी खेती 1990 से शुरू हुई है। कृषि समन्वयक राकेश मिश्रा ने बताया है कि बराड़ी जगदीश गांव के किसान योगेंद्र सिंह का ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया है कि किसान योगेंद्र सिंह को सहायक तकनीकी प्रबंधक अनूप रंजन एवं विपिन कुमार राम के द्वारा 50 ड्रैगन फ्रूट के पौधे ट्रायल के रूप में दिए गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में अवैध शराब की ठिकानों की खोजबीन के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग करने के लिए निर्णय के खिलाफ राजद विधायक ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। वैशाली जिले के महुआ से निर्वाचित आरजेडी विधायक मुकेश रोशन शुक्रवार को हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे, जहां उनका इस तरह हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचना सबको हैरत में डाल दिया है। जहाँ दरअसल निर्वाचन राजद विधायक मुकेश रोशन जिस हेलीकॉप्टर के साथ आए थे, ये एक खिलौना था। मुकेश रोशन ने इसे दिखा करके नीतीश कुमार की शराबबंदी के निर्णय को छलावा करार दिया है। साथ ही अवैध शराब के ठिकानों की खोजबीन के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग करने के निर्णय को अतार्किक बताते हुए इसके विरोध में खिलौना हेलीकॉप्टर दिखाया। जहां उन्होंने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में बिहार में शराब की कालाबाजारी हो रही है। एक और नीतीश सरकार में शिक्षक की नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई जा रही है, तो फिर दूसरी ओर शराब ढूंढने के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार हेलीकॉप्टर खरीद रही है। सरकार कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा है। उन्होंने कहा है कि इसी का विरोध जताते हुए वे हेलीकॉप्टर के साथ विधानसभा आए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, क्योंकि जेडीयू के नेता जयप्रकाश प्रसाद उर्फ कालू को नालंदा जिले में कथित तौर पर नशे में और नग्न घूमते हुए यानी कि नंगा घूमते हुए पाया गया। जब पुलिस ने जेडीयू नेता को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मनाक घटना नालंदा के इस्लामपुर थाना के अंतर्गत जगदीशपुर गाँव की है। जयप्रकाश प्रसाद इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल के युवा शाखा के प्रभारी हैं। जदयू इस्लामपुर ब्लॉक अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा है कि प्रसाद लंबे समय से राजनीतिक संगठन से जुड़े थे। IANS ने तनवीर आलम के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। जब वीडियो में प्रसाद को अपने सारे कपड़े उतार करके सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है। यहाँ उसका भाई उसके घर वापस आने के लिए मनाता रहा, लेकिन उसने मना कर दिया और गाली गलौज की। जब कुछ लोगों ने वीडियो बना करके इस्लामपुर थाने को सूचना भी दी। इस्लामपुर SHO चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि हमें जगदीशपुर गांव में हंगामा करने वाले एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली। हम वहां पहुंचे और फिर पाया कि वह पूरी तरीके से नंगा था और नशे की हालात में था। सांस की जांच के दौरान उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि वह शराब निषेध अधिनियम के तहत एक FIR दर्ज की गई और फिर वह गिरफ्तार किया गया, यानी कि वह शराब की नशे में था। दोस्तों बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध की खबर सुनकर के गोपालगंज में एक महिला को हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें इलाज के लिए गोपालगंज से पटना और फिर पटना से दिल्ली रेफर किया गया है। दरअसल पीड़ित महिला का छोटा पुत्र राशिद रिजवान अली यूक्रेन के युवाना सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करता है और वह अपने दोस्तों के साथ यूक्रेन रूस की युद्ध के बीच फंसा है। गोपालगंज के राशिद रिजवान अली का बड़ा भाई शहनवाज अली हाथ जोड़ करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका भाई और अन्य भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। भारत सरकार उनके वतन वापसी लाने में हमारी सहायता करे। जहाँ शहनवाज अली का कहना है कि दिल्ली के अस्पताल में उनकी मां का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्र राशिद रिजवान अली ने यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की जानकारी जैसे ही अपने मां को दी, वो परेशान हो गई। उन्हें लगातार यूक्रेन में फंसे अपने लाडले की चिंता सताने लगी और बेटा कैसे भारत वापस आए ये सोचते हुए रिजवान की मां को हार्ट अटैक आ गया। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के आजाद नगर मोहल्ले के राशिद रिजवान अली वीडियो शेयर करते हुए लगातार केंद्र और राज्य सरकार के साथ गोपालगंज के सांसद और DM से सुरक्षित वतन बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। रिजवान ने यूक्रेन के हालात की आपबीती बताते हुए कहा कि उनके साथ गोपालगंज के 14 मेडिकल स्टूडेंट फंसे हुए हैं। वे जिन इलाकों में हैं वहां की एयर बेस को रूस की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। अब यूक्रेन से निकलने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनेताओं के बयानों का दौर भी तेज हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में ओबीसी को अपना पुराना मित्र बताता है। जहां उन्होंने कहा है कि ओबीसी क्षत्रिय है, वो ईरान वाले नहीं है बल्कि भगवान श्री राम के वंशज है। जहां जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा में पहुंचे थे। उन्होंने मंच से विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर प्रतीक जीत करके जाएंगे तो फिर वे गरीब के लिए काम करेंगे और मोदी के बगल खड़े होंगे, और दूसरा कोई जीत कर जाएगा तो फिर जिन्ना की विचारधारा के बीच खड़ा होगा जैसे ओबीसी। दोस्तों बात करते हैं कि गोपालगंज के विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन सागर बाजार में उस वक्त हरकत मच गया जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जब बात इतनी बिगड़ गई कि मामला पथराव और फायरिंग तक जा पहुंची, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब घायल को कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालात को देखते हुए चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। पथराव, मारपीट और फायरिंग से पूरे इलाकों में हरकत मच गया। जहां घटना को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। जहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रयागराज में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। जब मक्का और वेटिकन सिटी का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों पर निशाना साधा है जो काशी और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों पर भी उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 साल पहले मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हज और उम्रा करने के लिए गए। इसी तरीके से ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में करीब 1 करोड़ लोग वहाँ के चर्च और म्यूजियम के साथ पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधा तैयार की है। लोगों को रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, जहाँ साफ सफाई हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन भारत में हम उसी दिशा में काम करते हैं तो लोगों की सुविधा का काम करें तो फिर उसे सांप्रदायिक नजरों से देखने की कोशिश होती है। पीएम मोदी ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के विकास के बाद भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के गरीब से गरीब को रोजी रोटी के कई साधन मिलने लगे हैं। इससे आस्था भी बढ़ी है और नया काम होने से कौतूहल भी है। जब बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उससे काशी और इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और बिहार को कम से कम 5 शक्ति कार्गो टर्मिनल देने की मांग की है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मांगों का पत्र खुद रेल मंत्री से मिलकर के उन्हें सौंपा है। रेल मंत्री को सौंपी गई चिट्ठी में जिन 5 जगहों पर शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की मांग की गई है उनमें पश्चिमी चंपारण में के सुगोली, पटना के करीब फतुहा, गया जहां अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और सिल्क सिटी भागलपुर। जहां उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपनी चिट्ठी में कटिहार की बथनाहा में कार्गो शक्ति टर्मिनल स्वीकृत करने के लिए भी रेल मंत्री को शुक्रिया कहा है। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुलाकात बहुत अच्छी रही है। बिहार को कम से कम 5 शक्ति कार्गो टर्मिनल देने की मांग पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा रेल मंत्री ने दिया है। रेल मंत्री ने बिहार के औद्योगिक विकास में केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद दिए जाने की भी बात कही है। दोस्तों क्या बिहार में भागलपुर के सृजन जैसा एक और घोटाला हो गया है? जब मुजफ्फरपुर में भू अर्जन कार्यालय के ऑडिट के बाद ऐसा ही आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर भू अर्जन कार्यालय के ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। महालेखाकार ने जिला भू अर्जन कार्यालय की रोकर बही और बैंक खातों की पड़ताल की तो फिर पता चला है कि दोनों में 125 करोड़ रुपए का अंतर है। ऑडिट रिपोर्ट में कई और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहाँ महालेखाकार ने फिलहाल जिला भू अर्जन पदाधिकारी से जवाब मांगा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार 90 के दशक तक बीमारू राज्यों में शुमार था। आज भी इसकी हालात उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब पर एक आश्चर्यजनक पहलू बिहार के साथ ये जुड़ता है कि 15 साल के लालू राबड़ी राज के मुकाबले नीतीश कुमार राज में बिहार में बजट आकार लगातार बढ़ता गया। जब बढ़ोतरी भी सामान्य गति से नहीं बल्कि तेज गति से हुई। राजद राज के आखिरी बजट 2004-05 और नीतीश राज के 2021-22 के पिछले बजट की तुलना करें तो फिर बजट की राशि में तकरीबन 18 गुना की वृद्धि नजर आई। इस बार 2022-23 का बजट 28 फरवरी को पेश होना है। जब
उम्मीद की जानी है कि इस बार बजट में भी बढ़ोतरी होगी, जब सरकार का ध्यान पहले से चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन के प्रावधान के साथ रोजगार सृजन और औद्योगिकरण पर फोकस होगा। राजद राज का आखिरी बजट 2004-05 में आया था, जो 23,885 करोड़ रुपए का था। नीतीश कुमार के 17 साल के शासन के बजट की बात करें तो फिर आखिरी बजट पिछले साल भाजपा कोटे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,308 करोड़ रुपए का पेश किया था, यानी कि 16 साल में बजट में करीब 18 गुना बढ़ोतरी हो गई। जाहिर है बजट की राशि बढ़ेगी तो फिर बिहार के विकास कार्यों में इसकी झलक भी दिखेगी। 90 के दशक और फिर आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले इस फर्क को शिद्दत से महसूस करते हैं, जब बिहार सच में लालू राबड़ी राज तक अंधेरे में डूबा था। सड़कें जानलेवा थी, स्कूलों के भवन जर्जर थे, तो बच्चों खास करके बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि की नहीं थी, बल्कि यह कहना ज्यादा समीचीन होगा कि बालिकाओं की शिक्षा में अभिभावकों की रुचि थी। जहां नीतीश सरकार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए न सिर्फ उनकी शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि निकायों, पंचायतों और नौकरियों में उन्हें आरक्षण देकर के प्रोत्साहित किया है। जहां स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल भी लचर थी, सरकारी पीएचसी में मरीज नहीं जाते थे, अस्पताल के बेड आवारा कुत्तों के लिए एक तरह से आरक्षित होते थे, जहां अब मरीजों की भारी भीड़ दिखती है। नीतीश कुमार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर काम तो किया है, साथ ही में गांव-गांव में गली नाली योजना का लाभ पहुंचाया। आज वास्तविकता यह है कि कोई अपने घर से निकले तो फिर राजधानी तक उसे मिट्टी के शायद ही दर्शन हो। नीतीश कुमार का एक सपना था कि बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 5 से 6 घंटे से अधिक वक्त नहीं लगे। इसके लिए उन्होंने बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया, जहाँ कई सड़कें 2 लेन से 4 लेन और फिर 6 लेन में बदल गई। हिच कोले खाने वाली सड़कों को जिसने भी देखा होगा वह आज की सड़कें देखकर समझ नहीं पाएगा कि क्या वही बिहार है जो 90 के दशक में था। 2021-22 के लिए बिहार का बजट 2,18,000 करोड़ रुपए था, जहाँ इसमें सबसे ज्यादा 17% राशि शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का प्रावधान था। इसे सहयोग ही कहें कि भाजपा कोटे से बने उप मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के नाते लगातार बजट पेश करते रहे हैं। पहले सुशील कुमार मोदी बजट पेश करते रहे हैं। पिछले साल भाजपा कोटे के ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में सबसे ज्यादा 38,035 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए 16,835 करोड़, सड़कों के लिए 15,227 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,264 करोड़ का प्रावधान किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ आंदोलन लगातार तुल्प करता जा रहा है। जहां कर्नाटक उच्च न्यायालय के आंतरिक आदेश और फिर लंबित सुनवाई के बावजूद भी लगातार हिजाब को लेकर के नए विवाद सामने आ रहे हैं। इस मामले की आंच अब सिख समुदाय तक भी पहुंच गई है। हिजाब, भगवा, गमछे समेत अन्य धार्मिक कपड़े और प्रतीक धारण करके कक्षाओं में आने पर लगी पाबंदी के बीच बेंगलुरु के कॉलेज में पगड़ी पहनी अमृतधारी सिख छात्रों को प्रवेश करने नहीं दिया गया। इसे लेकर के परिजनों ने नाराजगी जताई है। वही मामले में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि सिख समुदाय धार्मिक प्रतीक चिन्हों की बेअदबी सहन नहीं करेगा। जब कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उसने संस्थान के खुलने यानी कि 16 फरवरी से पहले ही सभी छात्र छात्राओं और फिर अभिभावकों को कर्नाटक हाई स्कूल के अंतरिम आदेश से अवगत करा दिया था। आदेश के अनुसार हिजाब मामले में अंतिम फैसला आने तक सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, भगवा, गमछे, शॉल और स्कार्फ समेत सभी प्रकार के धार्मिक संकेतों वाले वस्त्र पहनने पर पाबंदी है। इन्हें उतारने पर ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है। हाल ही में कॉलेज के दौरे पर गए प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने जब छात्राओं के एक समूह को हिजाब में देखा तो उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताते हुए हिजाब उतारने को कहा था। इस दौरान कुछ लड़कियों ने सिख छात्रों के पगड़ी पहनने का मुद्दा भी उठाया था। जब मुस्लिम छात्रों ने कहा कि आदेश के अनुसार तो सिख छात्रों को भी पगड़ी के साथ प्रवेश नहीं देना चाहिए। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने सिख छात्रों के परिजनों से इस संबंध में बात की थी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने गुरुवार को बीजेपी पर इशारों में ही जमकर हमला बोला। जहां यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बलिया में प्रचार करने पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को मुफ्त राशन की नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। मोदी सरकार इसे उपलब्ध कराने में असफल रही है। जब सरकार में हिस्सेदारी होने पर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को
मुफ्त राशन देने में अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जहां हर चुनावी रैली में राशन की बातें जरूर कही जा रही है। बीजेपी का मानना है कि राशन के कारण ही बड़ी संख्या में वोट उन्हें मिलेगी। एक जनसभा में बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि मछुआरा समाज की सरकारों ने अनदेखी की है। बिहार सरकार में हिस्सेदारी आने के बाद इस समाज की बेहतरी की दिशा में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि कुछ साल पहले बनी वीआईपी पार्टी को जिस प्रकार का समर्थन जनता ने दिया, उससे अन्य दल बेचैन हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि समाज कल्याण विभाग ने बिहार में 1 अप्रैल के बाद ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से ही यूडीआईडी को जनरेट किया जाएगा। इसके चलते बिहार में नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जब भारत सरकार के निर्देश के बाद बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में पहल तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 तक सभी दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार में ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने से कल्याण योजनाओं से दिव्यांग जन वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक यूक्रेन संकट का भारत पर तात्कालिक असर कच्चे तेल के ऊंचे दामों पर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो फिर उससे तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को मजबूर हो जाएगी। एक बार ये दाम बढ़े तो फिर उसका असर बढ़ती महंगाई के तौर पर चौतरफा देखने को मिलेगा। पेट्रोल के दाम बढ़ने का असर व्यक्तिगत तौर पर गाड़ी इस्तेमाल करने वालों पर ही पड़ेगा, जहाँ वहीं डीजल के दाम ट्रांसपोर्टेशन को महंगा बनाएंगे। इससे हर उस चीज के दाम में इजाफा होना तय है जिनके उत्पादन में कच्चे माल को और फिर अंतिम उत्पादन की डिलीवरी में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। यानी कि तकरीबन हर तरफ इसका असर दिख सकता है। भारत अपनी तेल जरूरत के अधिकांश हिस्से के लिए आयात पर ही निर्भर रहता है। तेल की बड़ी कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित कर सकती है। जब भारत का आयात बिल भी बढ़ जाएगा, जो देश के आर्थिक हालात पर भी असर डालेगा। जहां साथ ही यूक्रेन से नेचुरल गैस का आयात भी होता है, जहां वहां पर संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके भी दाम बढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में ग्राहकों के ऊपर गैस के ऊंचे दामों के तौर पर एक बड़ा बोझ हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय छात्र वहां रहकर के पढ़ाई करते हैं तो फिर उनके सीधे तौर पर वहां रहना संकट से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।